Hello, good afternoon everyone. In the previous lecture we have covered our non-receptor mediated mechanism and we were discussing the receptor mediated, in which we have covered the two topics. Now we will going to discuss about the enzymatic receptors and the GPCR, G protein coupled receptors. Okay. So firstly we will discuss about the enzymatic receptors or tyrosine kinase receptors. Enzymatic receptors or also known as tyrosine kinase receptors. Why these are known as tyrosine kinase receptors? Because these are basically associated or linked with the, मतलब mostly they are linked to the tyrosine kinase. Okay, so क्या होता है इसमें? Basically it is located in the membrane. membrane में located रहता है ये जो receptor रहता है, ठीक है. इट इज कपलिंग. कपलिंग कैसी रहती है इसकी? डायरेक्ट कपलिंग रहती है. किसके साथ? मेम्ब्रेन के साथ. डायरेक्ट कपलिंग. ओके. अफेक्टर कौन रहता है इसमें? अफेक्टर विल बी एंजाइम. अफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. इसके बाद टाइम कितना लगता है इसमें? टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्शन. टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्शन कितना टाइम लगता है इसमें? आवर्स में टाइम लगता है. HOURS. ओके. और एग्जांपल्स क्या हैं इसके? एग्जांपल्स आर इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, ओके. सो this is PIG. These are cytokines basically. Okay, these are cytokines. So prolactin, insulin and growth hormone are the examples of this enzymatic or the transkinase or tyrosine kinase receptor. So these receptors are basically located in the membrane. Let's have the diagram of this. This is our cell. ये हमारा एंजाइम हो गया, ठीक है. ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर है. एंजाइम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको. एंजाइम रिसेप्टर, ये क्या हमारा एंजाइम है, ठीक है. ये क्या है? ड्रग बाइंडिंग साइट है. ड्रग डी बाइंडिंग साइट. ओके. सो दिस इज ड्रग बाइंडिंग साइट. अब इसका फंक्शन कैसे होता है बेसिकली, ठीक है. सो ये लोकेटेड कहाँ है? मेम्ब्रेन में है. कपलिंग किसके साथ है? डायरेक्टली इसकी कपलिंग किसके साथ है? मेम्ब्रेन के साथ है. अफेक्टर कौन है इसमें? एंजाइम. और कितना टाइम लगेगा? आवर्स में टाइम लगेगा, ठीक है. अब इसका जो एक्शन होता है बेसिकली वो 3 टाइप से होता है, ठीक है. इट परफॉर्म्स इट्स एक्शन बाय द 3 टाइप्स. तो इसमें एक तो क्या होता है? स्टिमुलेशन करता है किसका? अगर ड्रग डायरेक्टली आउटसाइड बाइंड करेगा, ठीक है. व्हेन ड्रग बाइंड आउटसाइड. आउटसाइड मतलब अगर यहाँ पे कहीं ड्रग बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, ड्रग बाइंडिंग साइट पे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? ट्रांस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से ये क्या रहता है? लिंक्ड रहता है. तो जब आउटसाइड बाइंड करता है तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? और एक्टिवेट करता है. बेसिकली activates tyrosine kinase inside. So when tyrosine kinase is activated, it will perform its activity, and examples of this are insulin. When insulin molecule attach itself to the drug binding site, okay, then it will stimulate or activate the tyrosine kinase inside, and when it will activate the tyrosine kinase, then it will perform its activity. Secondly, we have when it binds outside, then drugs like ANP, BNP and CNP. What does they do? They basically stimulate the activity, stimulate or activate
guanylyl cyclase enzyme. Okay, and what does it do? It will produce CGMP, and it is the source of energy which will further carry out the reaction. So अगर outside में क्या हुआ, कभी अगर ANP, BNP और CNP आके बाइंड किया तो उन्होंने क्या किया, ग्वाइनाइल साइक्लेस की एक्टिविटी को इंक्रीज किया और एक्टिवेट किया उसको या स्टिमुलेट किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, CGMP बनना चालू हुआ. ओके, एंड व्हेन CGMP इज प्रोड्यूस्ड देन it will also produce the energy. It is the source of energy. Okay, and lastly we have, क्या होता है कि बेसिकली ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके पास प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, या ये खुद भी प्रोटीन ही रहते हैं. तो इनके जो प्रोटीन रहते हैं ये बेसिकली कैसे रहते हैं, नॉन फंक्शनल भी रहते हैं कुछ कुछ एंजाइम्स में. सम एंजाइम्स हैव नॉन फंक्शनल प्रोटीन, सम एंजाइम्स हैव नॉन फंक्शनल प्रोटीन, उनका खुद का कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं रहती है, ठीक है. एंजाइम नॉन फंक्शनल प्रोटीन, दे ओनली recruit tyrosine kinase from the cytoplasm. Okay, and examples of these are JAK and STAT. JAK and STAT are the examples. What happens? JAK basically what does it do? JAK मतलब उसको क्या करेगा, रिक्रूट करेगा किसको, स्टैट को, ठीक है, और फिर क्या होगा, फंक्शन प्रोड्यूस होगा, और जो आगे कैरी आउट करेगा जो फंक्शन वो कौन कैरी आउट करेगा, स्टैट कैरी आउट करेगा. सिमिलरली विथ एग्जांपल्स वी हैव प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन. They basically recruit the tyrosine kinase. From the cytoplasm. Okay, they do not have their own functional property or they do not have their own functional protein. The only way through which they can perform their activity is by the recruitment of the tyrosine kinase from the cytoplasm. cytoplasm से क्या करेंगे, tyrosine kinase को recruit करेंगे, कौन, प्रोलैक्टिन और growth hormone. Okay, so this is our enzymatic or transkinase receptor. Now moving on towards the GPCR, that is G protein coupled receptor. अब उसका नाम ही क्या है, G protein coupled receptor. तो उसकी कपलिंग किसके साथ होगी, G protein के साथ होगी. अब समझ में आया वो कपलिंग का मतलब क्या था. Okay, so we have GPCR, that is G protein coupled receptor. इसमें जो G रहता है वो किसके लिए रहता है, GDP and GTP प्रोटीन के लिए रहता है, ठीक है. ये भी क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे कि अपना क्या रहता है, ATP रहता है, ठीक है. सो G स्टैंड्स फॉर GDP और GTP प्रोटीन. ओके, नाउ इट इज लोकेटेड इन द, G प्रोटीन इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन. सिर्फ इंट्रासेल्युलर वाला कहाँ रहता है, इनसाइड द सेल रहता है, ठीक है. ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, बेसिकली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है. कपलिंग इसके किसके साथ रहेगी, इट इज कपल्ड विथ द G प्रोटीन, ठीक है. एंड हियर द अफेक्टर, देयर आर टू अफेक्टर्स इन G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. दीज आर फर्स्टली द एंजाइम and nextly they have the ion channels. We will further look this into the diagram. Okay, time for action or time required for action कह लिया जाए तो it is in seconds. बट फास्टेस्ट कौन से होते हैं हमारे, आयोनोट्रॉपिक होते हैं फास्टेस्ट. क्यों, क्योंकि उनको मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है. एंड एग्जाम्पल्स तो वो अभी देखेंगे आगे, ठीक है. तो ये हो गया G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. अब बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में. ये हो गई हमारी सेल, ठीक है. ये क्या हो गया हमारा एंजाइम,
एंजाइम हो गया, ठीक है। अब एंजाइम की कपलिंग किसके साथ है, जी प्रोटीन के साथ, तो इसके साथ जी प्रोटीन अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ड्रग आके यहाँ पे बाइंड करेगा और क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा फिर फाइनली किसका, जी प्रोटीन का। स्टिमुलेशन किसका होगा, जी प्रोटीन का। ओके ओके, सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का भी हम लोग क्या देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ क्या हुआ कि जो ड्रग आई, ड्रग ने आके क्या किया, बाइंड किया, और ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के अगर टाइप्स बोलें तो हमारे मतलब जैसे मस्कैरिनिक जो होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, मस्कैरिनिक। और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, मस्कैरिनिक और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेसिकली, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के टाइप ही होते हैं, ठीक है। सो ड्रग आई, ड्रग ने बाइंड किया और उसने क्या हुआ, फर्दर क्या किया, स्टिमुलेट किया किसको, जी प्रोटीन को। अब जी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो जी प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली, इसमें एक अल्फा यूनिट होती है, एक बीटा यूनिट होती है और एक गामा यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ अल्फा यूनिट पे क्या होता है, बाइंड करता है कौन, जी टी पी, ठीक है। सो पहले तो क्या रहता है, ये जीडीपी रहता है, स्टार्टिंग में क्या रहता है, ये जीडीपी रहता है, स्टार्टिंग में क्या रहता है, ये जीडीपी, जी डी एंड पी। सो ये किससे बाइंड करता है, बेसिकली अल्फा से बाइंड करता है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ड्रग आया, उसने स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जी प्रोटीन को, उसकी वजह से क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, किसका, जीडीपी का। अब जीडीपी का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और व्हेन जीटीपी बाइंड विथ, व्हेन जीटीपी बाइंड्स विथ अल्फा यूनिट, when GTP binds with the alpha unit, so this is active, and it produces the activity, so it will become GTP on phosphorylation, okay. And when it, so this is the basically GDP and this is the stable structure, so what happens, it will become GTP, ठीक है। so GTP and alpha unit, GTP and alpha, and nextly will be the beta and the delta or gamma, beta and the gamma unit, okay. So it will split into one unit which will not produce any activity and another unit which will stimulate the, or which will produce the activity. So on, when it produces the activity, it basically, how does it produces its activity, it will change the level of CA, or it will increase or decrease the level of CAMP. So इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज, इसको मैंने डेल्टा साइन से शो किया है, ठीक है। इट विल चेंज, वो वेदर इट विल इंक्रीज द CAMP और इट विल डिक्रीज द CAMP। नेक्स्टली इट विल इंक्रीज द कैल्शियम आयंस, ओके, और इट विल हैव एक्शंस ऑन द, यहाँ पे क्या रहते हैं बेसिकली, आयन चैनल्स रहते हैं। सो इट विल ऑल्सो हैव एक्शन ऑन द आयन चैनल्स, सो इन मेथड्स के थ्रू वो क्या करेगा, बेसिकली अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इट विल हैव एक्शन ऑन द आयन चैनल्स। क्या हुआ, सबसे पहले ड्रग आया, ड्रग बाइंड किया जी प्रोटीन के साथ, उसने दो क्या किए, मेटाबोलाइट बनाया, एक तो एक्टिव बनाया जो कि अपना क्या कर रहा है, फिर चेंज कर रहा है लेवल को, किसके, CAMP के लेवल को, इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम का लेवल, और क्या कर रहा है, एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है किस पे, आयन चैनल्स पे, ठीक है। और दूसरा जो उसका बीटा और डेल्टा यूनिट बना है, बीटा और गामा यूनिट बना, वो क्या कर रहा है, कुछ फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली ये जो अपना GTP और अल्फा रहता है, इसका एक और फंक्शन रहता है, इट ऑल्सो हैव फंक्शन ऑफ, फंक्शंस, ये तो 3 फंक्शन के साथ,
ठीक है, ये 3 फंक्शन तो हो ही रहे हैं उसके, इसके अलावा भी जो फंक्शंस ये प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली वो क्या कर रहा है, जी प्रोटीन को स्टेबल बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट विल मेक द और रीसिंथेसाइज द जी प्रोटीन, रीसिंथेसाइज द जी प्रोटीन। और ये रीसिंथेसिस ऑफ जी प्रोटीन जो है ये बेसिकली कैसे होगा, डीफॉस्फोराइलेट कर रहा है ये किसको, इट विल डीफॉस्फोराइलेट, इट विल डीफॉस्फोराइलेट द जीटीपी। तो जब ये क्या करेगा, जीटीपी को वापस से डीफॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वापस से जीडीपी बन जाएगा। ये किससे अटैच्ड है, अल्फा यूनिट से। ये किससे अटैच्ड है, अल्फा यूनिट से। और जब ये वापस से इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर आके दोनों यूनिट दैट इज बीटा और गामा यूनिट क्या होंगी, वापस से आके अटैच हो जाएगी। फिर से ये कैसा हो जाएगा, फिर से कैसा, ये अभी कैसा है, अनस्टेबल है। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल, सॉरी ये स्टेबल है। ठीक है, ये वाला कैसा है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, अनस्टेबल। ठीक है, सो ये क्या करेगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा वापस से। इट विल ऑल्सो स्टेबलाइज द जी प्रोटीन और रीसिंथेसाइज द जी प्रोटीन, डीफॉस्फोराइलेट द जीटीपी। सो दीज आर द फंक्शन, these are also the functions of the GTP and alpha. These are the functions of the GTP and alpha. So this is the total mechanism through which the G protein coupled receptor works. Okay. So in this basically 3 types of proteins are made. In this basically 3 types of proteins are made. 3 types of proteins are made. We are saying that it will changing the लेवल ऑफ CAMP। मतलब वो क्या कर रहा है, CAMP के लेवल को चेंज कर रहा है या कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर मेड। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर मेड and these types of proteins are first when GS is made. Okay, so then it will stimulate or it will increase the level of CAMP in the, or it will increase the level of CAMP when GI is made. When GI is made, then it will inhibit or decrease the CAMP level. It will decrease the CAMP level. And when GQ is made, when GQ is produced, okay, so what happens when GQ protein is made, then it will convert the PIP2, that is फॉस्फोलाइपेज को बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, एक्टिव कंपोनेंट में। किसमें, एक्टिव कंपोनेंट में, दैट इज IP3 एंड DAG, डाई एसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट इज इंक्रीज्ड। ओके, एंड इट विल फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। इट विल फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। ओके, इट विल फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। अब ये जो हमारा CAMP वाला ये किसके लिए रहता है, ये बेसिकली ये जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है पूरा, ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में फॉलो होता है। ओके, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में ये वाला प्रोसीजर फॉलो होता है। और ये वाला जो हमारा हुआ प्रोसीजर फॉलो ये किन में होता है, बेसिकली मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स में होता है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स में फॉलो होता है। ठीक है, अब इसमें से भी हमारे जो ये हैं CAMP, ठीक है, और इसके बाद IP3, ठीक है, और ये जो कैल्शियम है, ठीक है, इनको क्या कंसीडर करते हैं, बेसिकली इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स। जिसमें से जो कैल्शियम है उसको कभी कभी कैल्शियम +2 जो है ना उसको कभी कभी टर्शरी मैसेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्शरी मैसेंजर भी कहते हैं। कैल्शियम को भी कभी कभी क्या कहते हैं, टर्शरी मैसेंजर कहते हैं हमारा। और ये जो हमारा क्या कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम को कभी कभी क्या कहते हैं, टर्शरी मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर GS प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेशन और इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी किसकी, CAMP की एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये बेसिकली किसमें होता है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में। फिर अगर बात करेंगे GI, अगर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट विल इनहिबिट और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CAMP, और ये भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में होता है, लेकिन किसमें, अल्फा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में होता है। अल्फा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बेसिकली
perform their action by decreasing the level of CAMP by producing the GI protein with the help of GPCR, that is G protein coupled receptor method. Okay, so these are the mechanism of actions which are performed by the drug. These are basically receptor mediated and non-receptor mediated. In non-receptor mediated we have physical method, chemical method, other method, antibody method, and in receptor mediated we have or ion method, enzymatic method. Okay, and transporters. In receptor mediated we basically have GPCR, we have discussed the enzymatic receptor, we have ionotropic receptors. Okay, so all these are the mechanism of action through which the drug perform their action. Okay, so now moving on towards the regulation of receptor. Now moving on towards the next topic, that is regulation of the receptors. Okay, so when we are going to discuss our topic, that is regulation of receptor. When we administer drug, so either it will, or when we administer the drug for prolonged use, जब किसी भी ड्रग को हम लोग लॉन्ग टर्म यूज पे देते हैं तो देयर विल बी समटाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द और इंक्रीज्ड रेगुलेशन और डिक्रीज्ड रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर. सो इंक्रीज्ड रेगुलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिकली अप रेगुलेशन बोलेंगे. ठीक है, अप रेगुलेशन. ठीक है, और डिक्रीज्ड रेगुलेशन को क्या कहेंगे? डाउन रेगुलेशन. क्या कहेंगे? डाउन रेगुलेशन. अब कोई अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है और हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं 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 ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज की. ठीक है, सो क्या होगा बेसिकली जब हम लोग एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, व्हेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड, ओके, सो ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, क्या होता है? अप रेगुलेशन होता है रिसेप्टर्स का. और ऑन प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एगोनिस्ट. ठीक है, सो इसमें क्या होगा? डाउन रेगुलेशन. किसी को फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करने दे रहे हैं. ठीक है, वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है. हमने बोला कि ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको फंक्शन करने से रोक रहे हैं. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करने दे रहे हैं. उसको बैठे बैठाए सारी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब डिक्रीज्ड ड्रग इफेक्ट होने लगेगा. क्या होगा? डिक्रीज्ड ड्रग इफेक्ट. वो पर्टिकुलर ड्रग देंगे लेकिन क्या होगा? उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ अगोनिस्ट. यहाँ पे इंक्रीज इफेक्ट ऑफ अगोनिस्ट. अगोनिस्ट का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग हिज फंक्शन, ही इज बेसिकली वर्किंग ऑन हिज टैलेंट, एंड व्हेन ही इज वर्किंग ऑन हिज टैलेंट देयर विल बी इंक्रीज receptor. What increase the receptor? There will be increase in number of receptor. Okay, there will be increase in number of receptor, and additionally towards the sensitivity is also increased. Additionally sensitivity is also increased. Sensitivity. ठीक है, क्या होगा? नंबर के साथ साथ क्या होगा? सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी. किनकी? रिसेप्टर की. क्यों? क्योंकि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे. किसके चक्कर में? एंटागनिस्ट के चक्कर में. तो क्या होगा? जब एंटागोनिस्ट को हम लोग विड्रॉ करेंगे, जब एंटागोनिस्ट को हम लोग बंद करेंगे पर्टिकुलरली, तो क्या होगा? तब तक क्या होंगे? रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज हो चुका होगा, नंबर और सेंसिटिविटी दोनों. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? एगोनिस्ट दे रहे हैं, मतलब उससे वो वाला फंक्शन परफॉर्म कराए जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा. या उसको हम लोग एगोनिस्ट दे रहे हैं, मतलब उसको हम लोग फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ देयर विल बी डिक्रीज्ड रिसेप्टर, देयर विल बी डिक्रीज्ड रिसेप्टर सेंसिटिविटी, देयर विल बी डिक्रीज्ड रिसेप्टर नंबर और सेंसिटिविटी, नंबर और सेंसिटिविटी. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज्ड रिसेप्टर नंबर और सेंसिटिविटी. सो एग्जांपल्स आर व्हेन वी गिव प्रोप्रानॉल,
Okay, so it will basically, what does it do? It will increase the adreno, or when we examples, बेसिकली अगर एग्जाम्पल्स को देखें तो when we withdraw, ओके, जब प्रोप्रानॉल को लॉन्ग टर्म हमने यूज कर लिया, सो प्रोप्रानॉल इज बेसिकली एंटागनाइजिंग द बीटा एड्रेनोकॉर्टिको रिसेप्टर्स, ठीक है. सो व्हेन वी withdrawal ऑफ प्रोप्रानॉल इज अप रेगुलेशन. ओके, सो क्या होता है बेसिकली कि देयर विल बी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी. अब प्रोप्रानॉल को हमने विड्रॉ करना, मतलब विड्रॉ कर लिया प्रोप्रानॉल को, सो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी होगी. किसके लिए? कैटेकोलामीन्स के लिए. एक तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीज्ड होंगे, ठीक है, इंक्रीज्ड रिसेप्टर नंबर और सेंसिटिविटी हमने देखा था, ठीक है, इंक्रीज्ड रिसेप्टर नंबर और सेंसिटिविटी फॉर कैटेकोलामीन्स, ठीक है. कैटेकोलामीन्स के लिए जो रिसेप्टर का नंबर है और जो सेंसिटिविटी है दोनों क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. और इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना इन सीरियस कंडीशन, एंड नॉर्मली इट विल लीड्स टू palpitations, tachycardia. Okay, it will leads to palpitations and tachycardia. Okay, so it will precipitate basically what, myocardial infection, angina, and also leads to palpitation, tachycardia or nervousness. Okay, so क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली अप रेगुलेशन क्या हुआ कि हमने एंटागोनिस्ट दिया उसको प्रोप्रानॉल, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज हमने प्रोप्रानॉल को विथड्रॉ कर लिया. अब प्रोप्रानॉल क्या कर रहा था, अभी तक डिक्रीज करके रख रहा था फंक्शन को, किसके, कैटेकोलामीन को डिक्रीज करके रख रहा था. तो क्या हुआ, उनका जो उसके जो रिसेप्टर थे कैटेकोलामीन नहीं मिला. तो जब रिसेप्टर को कैटेकोलामीन नहीं मिला तो रिसेप्टर ने बेसिकली क्या किया, अपना नंबर और उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज हो गया. रिसेप्टर की जो नंबर और सेंसिटिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. फिर जब हमने अचानक से प्रोप्रानॉल को क्या किया, विथड्रॉ किया, तो कैटेकोलामीन्स ने क्या किया, अपना जो इफेक्ट था उसका वो क्या होगा, बेसिकली जो नॉर्मल इफेक्ट जो नॉर्मल बॉडी में मेंटेन कर रही थी उससे ज्यादा प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिसेप्टर और सेंसिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई. तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ एमआई. अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एंजाइना है तो उसमें क्या होगा, बेसिकली प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. और नॉर्मल सिम्टम्स अगर बोले जाए तो पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, नर्वसनेस विल बी देयर. ओके, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द डाउन रेगुलेशन. डाउन रेगुलेशन में क्या हो रहा था, सपोज वी आर गिविंग साल्ब्यूटामॉल. ओके, हम लोगों ने प्रोलॉन्ग्ड उसको क्या किया, एंड आगोनिस्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है, साल्ब्यूटामॉल, ठीक है. सो देयर विल बी डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू साल्ब्यूटामॉल इन क्रॉनिक एस्थमेटिक्स. ओके, ठीक है, अगर साल्ब्यूटामॉल हम लोग किसी को एडमिनिस्टर पहले से कर रहे हैं, सो देयर विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीज्ड रिसेप्टर नंबर एंड रेगुलेशन, रिसेप्टर नंबर एंड sensitivity. So when we administer salbutamol again in chronic asthmatics, so it will be of the decreased effect. There will be decreased effect of salbutamol in chronic asthmatics. Why? Because we are providing the salbutamol already, and what we have done that, क्या किया हमने, ठीक है, उसको हम लोगों ने साल्ब्यूटामॉल दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, उसका जो रिसेप्टर था उसका नंबर डिक्रीज हो गया और सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई. ओके, क्योंकि उन्होंने ज्यादा फंक्शन प्रोवाइड किया था. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द डाउन रेगुलेशन. सो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली डाउन रेगुलेशन हो रहा है किसका, रिसेप्टर्स का. किसका, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स इसमें भी रहते हैं, ठीक है, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो इसमें भी रहते हैं. उनका क्या हो जाता है, बेसिकली डाउन रेगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से साल्ब्यूटामॉल जो रहता है, अगर उसका हम लोग क्रॉनिक यूज कर रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट होगा वो एस्थमेटिक्स में क्या रहता है, कम रहता है थोड़ा. सो दिस इज आवर रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर. Okay, so the next topic that we are going to start, we have completed the regulation of receptor. Now we will start with the
dose and response curve. Okay, so when we administer the drug at particular dose, so response is made out. ओके, रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड. अगर हम लोग किसी भी डोज पे ड्रग देते हैं तो उसका जो अल्टरनेटिंग रिस्पॉन्स रहता है वो आ जाता है. अब वो रिस्पॉन्स कितना होगा, उसकी पोटेंसी कितनी होगी, उसकी एफिकेसी होगी, ये सब हमको बेसिकली किससे पता चलता है, या वो अगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव अगोनिस्ट की एंटागोनिस्ट की जो स्टडी हम लोग करते हैं बेसिकली वो सब हम लोग किससे करते हैं, डीआरसी से करते हैं. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विथ डोज रिस्पॉन्स कर्व. डोज रिस्पॉन्स कर्व. ओके, सो क्या होता है जब हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, और ये क्या हुआ, परसेंटेज रिस्पॉन्स का ग्राफ और डोज का अगर ग्राफ प्लॉट होता है, और हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अगर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो ड्रग आती है वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है रिसेप्टर्स पे जो भी फंक्शन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, सैचुरेबल होता है. मतलब वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद. ठीक है, और जब वो सैचुरेट होता है तो कैसा रहता है, वो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, वो ठीक है. तो क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली सैचुरेशन हो गया. और इस ग्राफ को क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं. ठीक है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हाइपरबोला कहते हैं. अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली रिस्पॉन्स और डोज की. ठीक है, तो अभी क्या रहता है कि हम लोगों को बहुत सारा डोज जो रहता है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डोज एडमिनिस्टर करना पड़ता है. ठीक है, और उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. तो इसी के लिए क्या करते हैं, बेसिकली ये जो डोज है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग डोज ले लेते हैं. ठीक है, अब जब लॉग डोज लेते हैं तो इसको फिर क्या कहते हैं, अपना लॉग डीआरसी कहते हैं. ठीक है, लॉग डीआरसी. और लॉग डीआरसी का जो ग्राफ रहता है वो बेसिकली कैसा रहता है, ये किसका था, हमारा हाइपरबोला था. ठीक है, किसका, रिस्पॉन्स और डोज का नॉर्मली. और जो लॉग डीआरसी का रहता है वो कैसा रहता है, बेसिकली वो रहेगा सिग्मोइड. ठीक है, वो कैसा रहेगा, सिग्मोइड रहता है. तो इससे बेसिकली हमको क्या हेल्प मिलती है, इसका एडवांटेजेस की बात करते हैं. ठीक है, कि हम लोग लॉग डीआरसी का स्टडी क्यों करते हैं. सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि मतलब हमने पहले बताया था मैंने, जैसे वाइड रेंज ऑफ ड्रग डोज can easily monitored. Okay, can easily monitored. ठीक है, so wide range of drug dose can easily monitored by the log DRC. First advantage. And nextly their comparative study between the comparison between agonist and study of antagonist become easier. Study of antagonist becomes easier. ठीक है, सो ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया किसका, लॉग डीआरसी का. दूसरी बात, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, ओके. सो ये जो परसेंटेज रिस्पॉन्स है ये कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, और लॉग डोज जो है ये कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो अगर इसकी बात करेंगे तो पहला तो हमारा क्या है, बेसिकली शेप. ठीक है, तो क्या होता है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो क्या होता है, शेप, और दूसरा क्या होता है इसकी पोजीशन. ठीक है, तो पोजीशन पे बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो पोजीशन को हम लोग कहाँ से देखते हैं, एक्स एक्सिस से देखते हैं.
एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ठीक है। और शेप की बात करें तो हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, बेसिकली वाई एक्सिस पे देखते हैं, जिसमें हम लोग दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं, एक तो स्लोप को कंसीडर करते हैं और दूसरा मैक्सिमा को कंसीडर करते हैं। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो यहाँ पे अगर देखा जाए बेसिकली तो जो इफेक्ट है वो हम लोग इसमें अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेट लाइन देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये क्या रहता है, बेसिकली दिस इज द इंटरमीडिएट जोन। ये क्या रहता है, इंटरमीडिएट जोन। यहाँ पे क्या रहता है 30 to 70% जो रिस्पॉन्स रहता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का, सो वो इंटरमीडिएट जोन में हम लोग बेसिकली उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसका बेस लाइन होता है, और ये क्या होता है, इसका टॉप होता है, और ये क्या होता है, उसका मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या क्या देखेंगे, एक तो शेप देखेंगे जो कि वाई एक्सिस पे देखेंगे तो स्लोप और मैक्सिमा चेक करेंगे उसमें, और पोजीशन जो देखेंगे वो एक्स एक्सिस में देखेंगे। सो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसकी स्टडी थोड़ा और आगे भी हम लोग करेंगे कुछ टॉपिक्स में लॉग डीआरसी की, ठीक है। तो अभी तक अब दो चीज़ों की और स्टडी करनी पड़ेगी हमको इसमें। जो पहला है हमारा उसमें पोटेंसी, लॉग डीआरसी हमको पोटेंसी के बारे में भी बताता है। P स्टैंड्स फॉर पावर, ठीक है। सो इट इज द अमाउंट, ओके, सो इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस suitable response, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमने 10 mg ऑफ मॉर्फिन दिया किसी को, और 100 mg क्या दिया हमने, 10 mg ऑफ मॉर्फिन, और क्या किया हमने 100 mg ऑफ फेनिटिडीन दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो 10 mg डोज रहता है पर्टिकुलरली मॉर्फिन का, वो एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज करता है, और उसी के कंपैरिजन में जो 100 mg डोज रहता है फेनिटिडीन का, वो भी एनाल्जेसिक डोज है, मतलब ये इसका इतने लेवल पे सब एनाल्जेसिया कॉज करेंगे, ठीक है। सो एनाल्जेसिक डोज है इसका, दोनों का, ठीक है, इन दोनों का एनाल्जेसिक डोज है। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि द मॉर्फिन इज 10 times more potent than the morphine is 10 times more potent than the phenitidine। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो मॉर्फिन है वो 10 times more potent है। क्यों? क्योंकि less dose more potency। अगर किसी भी ड्रग को हम लोग लेस डोज में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी पोटेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ क्या हुआ, 10 mg ऑफ मॉर्फिन हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, 100 mg फेनिटिडीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फेनिटिडीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं एनाल्जेसिक डोज के लिए। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो पोटेंसी होती है वो किसको बताती है, पावर को बताती है। सो अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पॉन्स। अगर हम इसको क्या करेंगे, लॉग डीआरसी पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा परसेंटेज रिस्पॉन्स हो गया। कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या हो गया हमारा, लॉग डोज हो गया, ठीक है, लॉग डोज हो गया, ठीक है। अगर दो ग्राफ हमको मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है, सपोज दो ग्राफ हमको मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो इसमें से ये पहला वाले की बात करें अगर, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा है मॉर्फिन, ठीक है, और ये क्या हमारा फेनिटिडीन, या बोला जाए तो ये क्या है, डोज की बात कर रहे हैं ना, तो डोज अगर देखा जाए तो ये 10 mg पे, ये 100 mg पे, ठीक है, ये 10 mg पे, ये 100 mg पे, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो पोटेंसी की स्टडी करते हैं तो उसमें हमको ये एक ट्रिक याद करनी है कि पोटेंसी, ठीक है, पोटेंसी डिक्रीजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पोटेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो ये वाला किसका होगा हमारा, ये वाला जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, बेसिकली फेनिटिडीन का होगा। क्यों फेनिटिडीन का होगा, क्योंकि फेनिटिडीन कैसा है, लेस पोटेंट है, और मॉर्फिन उससे क्या है 10 टाइम्स मोर पोटेंट है, तो ये किसका होगा, बेसिकली हमारा मॉर्फिन का होगा, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कभी जैसे प्रैक्टिकल्स में बेसिकली इस चीज़ का यूज होता है कि अगर कोई ग्राफ दिया है ऐसा,
ठीक है, और बोला है कि इन दोनों ड्रग में से कौन सी ज्यादा मोर पोटेंट है। सो मैंने क्या बताया, लेफ्ट वाली ज्यादा पोटेंट, और लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंसी डिक्रीज होगा। सो ए और बी अगर बोल दिया जाए, सो ए विल बी मोर पोटेंट देन बी। वाई? बिकॉज लेफ्ट साइड वाली जो ड्रग जो रहती है वो मोर पोटेंट रहती है, क्योंकि हम लोग पोटेंसी को बेसिकली किस पे देखेंगे, डोज पे देखेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रग, सो potency basically depends on the log dose, dose. Okay, now moving on towards the next topic, that is efficacy. अब सेकेंड चीज जो हमको लॉग डोज कर्व की स्टडी से पता चलती है वो क्या पता चलती है, एफिकेसी। ठीक है, सो जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा था, जो मैंने बताया था ना पर्टिकुलरली कि ये जो लॉग डीआरसी है इसमें ये क्या होता है, ये बेस लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या होता है, ये बेस लाइन के बाद ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा इंटरमीडिएट जोन हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम इफेक्ट वाला जो रहता है वो होता है। ठीक है, सो एफिकेसी क्या होता है, मैक्सिमम एफिकेसी, ई फॉर एफिकेसी एंड ई फॉर इफेक्ट, ई फॉर इफेक्ट। सो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग, क्या, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड by the drug, maximum effect produced by the drug। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये डोज पे डिपेंड नहीं करता। एफिकेसी डज नॉट डिपेंड ऑन द डोज, डज नॉट डिपेंड ऑन डोज। ठीक है, सो कभी भी जैसे मान लीजिए ग्राफ प्लॉट किया किसका, परसेंटेज रिस्पॉन्स का और लॉग डोज का, लॉग डोज का। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस पे। मैंने क्या बताया था, पहले भी बताया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि अगर हम लोग पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन की अगर बात करेंगे तो हम लोग उसमें बेसिकली क्या देखते हैं, डोज। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हमने पोजीशन में किसको कंसीडर किया, पोटेंसी को कंसीडर किया। नाउ वी विल कंसीडरिंग द मैक्सिमा, और उसके बाद हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, स्लोप को। ठीक है, सो स्लोप की स्टडी भी हमको कुछ बताती है और मैक्सिमा की स्टडी हमको क्या बता रही है, एफिकेसी के बारे में बताती है। सो सपोज वी हैव टू ड्रग्स, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इसमें से ज्यादा एफिकेशियस कौन सी होगी, तो एफिकेसी के लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, एफिकेसी के लिए क्या ट्रिक है, मूविंग हाई टू लो, सॉरी हाई टू लो। ठीक है, अगर अपन ऊपर से वाई एक्सिस पे ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एफिकेसी डिक्रीज होगी। सो देयर विल बी डिक्रीज इन एफिकेसी ऑन मूविंग हाई टू लो, और डिक्रीज इन पोटेंसी मूविंग लेफ्ट टू राइट। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल्स में जैसे कभी ये ग्राफ मिलेंगे तो बेसिकली उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी हमको। सो क्या हुआ, अप टू डाउन जाने में क्या हो रहा है, बेसिकली जो एफिकेसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफिकेसी का। सो इसमें क्या होगा, बी इज मोर एफिकेशियस देन ए। ठीक है, अब बात करेंगे अगर स्लोप की। ठीक है, स्लोप की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये परसेंटेज रिस्पॉन्स है, ठीक है, और ये क्या है, लॉग डोज है, लॉग डोज। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि स्लोप को हम लोग बेसिकली वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो अगर किसी भी ड्रग का स्लोप ऐसा है और दूसरी ड्रग का स्लोप ऐसा है, ठीक है, सो इस पे क्या बेसिकली बनाते हैं हम लोग, ड्रग विथ लेस स्लोप। ठीक है, तो वो सेफर है। ड्रग विथ, इसको यहां से मैं हटा देता हूं,
ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग बेसिकली कि ड्रग विथ लेस स्लोप, जिसका स्लोप कम है थोड़ा, ठीक है, अचानक से यहाँ स्लोप बढ़ रहा है और इसका क्या है, स्लोप कम है, तो क्या है, ये ज़्यादा सेफर है। और ड्रग विथ स्टीपर स्लोप, जो कि बी ए और बी इज लेस सेफर। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सपोज क्या हो रहा है कि अगर ये 5 mg हम लोग इस पर्टिकुलर ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और ये 10 mg एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, सो इसने जो अपना रिस्पॉन्स था, जैसे मान लीजिए ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सो इसने अपना रिस्पॉन्स जो था वो 5 mg में दे दिया, अगली वाली ने कितने में दिया, 10 mg में रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, अगली वाली ने क्या किया, 10 mg में रिस्पॉन्स किया। और ये क्या है, ये जैसे ये स्लीप की लिमिट है, ठीक है, और हम लोग स्लीप की लिमिट है, और ये क्या है, कोमा की लिमिट है, ठीक है, कोमा की लिमिट है, ठीक है, और हम लोग 2 ड्रग्स दे रहे हैं, जैसे कि एक बार्बिट्यूरेट दे रहे हैं, ठीक है, सो बी विल बी आवर बार्बिट्यूरेट और ए विल बी आवर बेंजोडाइजेपिन, बी जेड डी, दैट इज बेंजो डाइजेपिन, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं, और पहली क्या दे रहे हैं हम लोग, बी फॉर बार्बिट्यूरेट दे रहे हैं, ठीक है, बार्बिट्यूरेट दे रहे हैं। सो क्या होता है बेसिकली कि अगर 5 mg का हमने डोज दिया किसी भी पेशेंट को और उसने क्या किया, अगर 5 mg में ये क्या कर रही, स्लीप कॉज कर दे रही, कौन सी, बार्बिट्यूरेट, लेकिन बेंजोडाइजेपिन जो है वो 10 mg में क्या कर रही है, स्लीप कॉज कर रही है, ठीक है, तो फिर अगले 10 mg में देखिए, ठीक है, इसका क्या है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका स्लोप अचानक से बढ़ रहा है, तो अगले 10 mg में, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट ने क्या किया, अगर उसको 5 mg के डोज पे नींद नहीं आ रही है और उसने 10 mg एडमिनिस्टर कर दिया किसका, बार्बिट्यूरेट का, ठीक है, सो अगले 5 mg में क्या होगा, वो कोमा में पहुंच जाएगा, ठीक है, इंक्रीज द डोज देन 5 mg, सो इट विल लीड टू कोमा, ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जिनका भी ड्रग का लेस डोज इंक्रीज हो रहा है, जैसे इसमें लेस डोज मतलब लेस स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सो ऐसी ड्रग्स को हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि अचानक से रिस्पॉन्स नहीं बढ़ता है डोज इंक्रीज करने पे। सो दिस इज द यूज ऑफ स्लोप इन द स्लोप, ओके, इन measuring the safety, whether the drug is safer or not. Okay, so the next topic that we are going to study in this lecture, that is combined drug effect. Combined drug effect, जैसा कि अभी बताया था कि लॉग डीआरसी आगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को भी स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करता है हमको, सो इसीलिए मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कंबाइंड ड्रग इफेक्ट एज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो जब भी हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, सो जब भी हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, सो देयर विल बी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने एक ड्रग ना देते हुए हमने साइमल्टेनियसली क्या किया, साइमल्टेनियसली we administer 2 or more than 2 drugs, ठीक है, अगर we administer 2 or more than 2 drugs, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स होगा और डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स होगा। सो इंक्रीज्ड जो रिस्पॉन्स होता है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म, और जो डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग बेसिकली, एंटागोनिज्म, ठीक है। अब बात करेंगे तो ये जो इंटरेक्शन होता है सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म में, या जो भी 2 ड्रग हम लोग देते हैं, ये बेसिकली होता है इंटरेक्शन, जो होता है इंटरेक्शन अकर्स एट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक लेवल,
ठीक है। सो ये किस पे होता है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक लेवल पे इंटरेक्शन होता है और एक फार्माकोडायनामिक लेवल पे इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था पेनिसिलिन और प्रोबेन एसिड का एग्जांपल। ठीक है। सो उसमें क्या हो रहा था, वो उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर रहा था या उसके रिस्पॉन्स या इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा था। ठीक है। वैसे ही और भी हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे। तो ये जो इंटरेक्शन होता है कंबाइंड ड्रग इफेक्ट, ये बेसिकली किस पे होता है, फार्माकोकाइनेटिक लेवल पे और फार्माकोडायनामिक लेवल पे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसे, सिनर्जिज्म पे। ठीक है। तो जब बात करते हैं सिनर्जिज्म की, तो सिनर्जिज्म का मतलब अगर मैं साफ बताऊं तो सिन मतलब टुगेदर और आर्गन। ठीक है। सिन और आर्गन मतलब वर्क। सो दीज ड्रग्स वर्क टुगेदर। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ए ड्रग दे रहे हैं और बी ड्रग दे रहे हैं, या अगर हम लोगों ने ए ड्रग को 2 mg दिया, मतलब ए ड्रग को अगर 2 मॉलिक्यूल दिया, या अगर ए ड्रग से 2 रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, बी ड्रग से 2 रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, तो उनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, सी जो आ रहा है वो कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब मोर देन बोथ ऑफ देयर इंडिविजुअल, मतलब मोर देन बोथ ऑफ द सम, दोनों के सम से भी मोर आ रहा है इसमें। तो सिनर्जिज्म का मतलब ये होता है कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग इज ग्रेटर देन elicited by the either one, elicited by either। ठीक है। तो कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ग्रेटर है। ठीक है। दोनों के सम से भी ग्रेटर है। ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, सल्फा मिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन, ये दोनों बेसिकली कैसी होती हैं, बैक्टीरिस्टैटिक, और दोनों का सम क्या बनाता है, मिलके बैक्टीरिसाइडल ड्रग बनाता है। ठीक है। बैक्टीरिस्टैटिक क्या करती है, उसको स्टेसिस मतलब उसको रोक देगी उसकी ग्रोथ को बैक्टीरिया के, लेकिन साइडल ड्रग क्या करेगी, उसको किल कर देगी। तो दोनों का जो सम होता है सल्फामिथॉक्साजोल का और ट्राइमिथोप्रिन का, वो कैसा इफेक्ट कॉज करता है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट कॉज करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिनर्जिज्म। अब सिनर्जिज्म 2 टाइप का और हो सकता है, एक तो एडिशन और समेशन और एक पोटेंशिएशन। ठीक है। सिनर्जिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स और कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला तो क्या हो गया, एडिटिव और समेशन। एडिटिव को और क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल सा जो समेशन हो रहा है, a प्लस बी, जैसे कि अगर 2 रिस्पॉन्स क्रिएट किया a ने और b ने भी 2 रिस्पॉन्स क्रिएट किया, तो जो c आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, सो कंबाइंड effect of drug is equal to the sum of effect of both। ठीक है। सम ऑफ इफेक्ट ऑफ बोथ, इसका एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन प्लस पैरासीटामोल। दोनों का काम कैसा है, एनाल्जेसिया का काम करते हैं दोनों, एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज करते हैं दोनों। ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ एडिटिव और समेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेकेंड वन, दैट इज पोटेंशिएशन और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट।
सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग दो ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं सक्सेसिवली और आफ्टर सम टाइम इंटरवल, तो एक ड्रग जो रहती है वो इनएक्टिव रहती है, लेकिन वो क्या करती है, जो दूसरी ड्रग को क्या करती है, उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर करी जो कि 2 रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है ए, और नेक्स्ट ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर करी वो रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है 0, तो इसमें जो इफेक्ट आएगा सी, ठीक है, वो क्या आएगा, ये हमारी कैसी हो गई, इनएक्टिव ड्रग हो गई, ये कैसी हमारी एक्टिव ड्रग हो गई, ये क्या होगी, इनएक्टिव ड्रग हो गई। ठीक है, तो जो सी रिस्पॉन्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि ना इसके सम के, जो ना इन दोनों के सम के बराबर है, ना ए के वैल्यू के बराबर है अलोन। लेकिन क्या हुआ, बी ड्रग जो कि इनएक्टिव ड्रग थी, उसने क्या किया, पोटेंशिएट किया या स्टिमुलेट किया उसके फंक्शन को। सो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा। क्या, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। सो इसमें कार्बिडोपा जो रहता है वो क्या करता है, इट इनहिबिट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, इट इनहिबिट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द लीवोडोपा, यूटिलाइजेशन ऑफ लीवोडोपा, इट इनहिबिट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ लीवोडोपा। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, जो लीवोडोपा उसका फंक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक इनएक्टिव ड्रग है और ये क्या कर रही है, उसको एक्टिव ड्रग को क्या कर रही है, पोटेंशिएट कर रही है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली पोटेंशिएशन और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारे एग्जांपल्स हो गए, अब इनका ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, इसमें ग्राफ का यूज कहाँ आ रहा है, तो सपोज हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये हमारी एक ड्रग है ए जो कि अगोनिस्ट है, ये क्या है हमारा अगोनिस्ट है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली हमारा अगोनिस्ट है। ठीक है, सो उसने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स को क्रिएट किया। ठीक है, अब सपोज हमने बी ड्रग दे दी, ठीक है, और बी ड्रग क्या कर रही है, बी ड्रग ने हमको सब मैक्सिमल लेवल पे हमने दिया। ठीक है, सब मैक्सिमल डोज पे दिया, ये क्या है, लॉग डोज ऑफ ए है, लॉग डोज ऑफ ए। ठीक है, और हमने सब मैक्सिमल डोज पे दूसरा जो बी एगोनिस्ट था उसको एडमिनिस्टर किया। ठीक है, सो उसने क्या किया, 40% रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया सब मैक्सिमल डोज पे। ठीक है, सो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है, सो ये क्या है हमारा बी प्लस ए, वो क्या था हमारा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, सी जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर करी वो क्या कर रही है, बेसिकली वो सिर्फ क्या कर रही है, पोटेंशिएट कर रही है। ठीक है, पोटेंशिएट कर रही है, उसका खुद का कोई एक्टिविटी नहीं है, वो खुद क्या है, इनएक्टिव ड्रग है। ठीक है, खुद क्या है, उसकी 0 एक्टिविटी है, जो कि हमने सी एडमिनिस्टर किया, तो उसका जो एक्टिविटी रहेगा वो थोड़ा सा इंक्रीज्ड तो रहेगा, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा, तो उसका खुद का क्या है, ए प्लस सी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ये लॉग डोज ऑफ ए और ये जो रिस्पॉन्स का ग्राफ है, ये हमको बेसिकली इसकी भी स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समेशन। नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स द एंटागोनिज्म। सो डिक्रीज्ड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि एंटागोनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटागोनिज्म। ठीक है, सो एंटागोनिज्म में क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग हैव डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग है डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स। इसमें इसलिए क्यों, क्योंकि एक जो ड्रग रहती है, वन ड्रग, वो इनएक्टिव रहती है और वो क्या करती है, इनहिबिट करती है अदर ड्रग के एक्शन को,
और एक्टिव ड्रग के एक्शन को क्या करेगी, वो इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। पोटेंशिएशन में क्या रहा था, एक ड्रग इनएक्टिव थी लेकिन वो पोटेंशिएट या स्टिमुलेट कर रही थी उस ड्रग के दूसरे ड्रग के फंक्शन को, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। अब इसका जो डिवीजन है, एंटागोनिज्म का जो डिवीजन है वो बेसिकली बेस्ड है किस पे, मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू बेसिकली एंटागोनिज्म हो रहा है। सो डिवीजन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, based on mechanism through which antagonism is performed, mechanism, examples are, और डिविजन्स क्या है बेसिकली इसके, पहला है हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म, क्या, फिजिकल एंटागोनिज्म। सो फिजिकल एंटागोनिज्म में बेसिकली क्या होता है, कंबाइंड effect of drug is decreased due to its physical properties, due to its physical properties। so इसको क्या कहते हैं, फिजिकल एंटागोनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एल्कालॉइड की टॉक्सिसिटी होती है, एल्कालॉइड की टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं क्या, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड और या चारकोल एडमिनिस्टर करते हैं, क्या एडमिनिस्टर करते हैं, चारकोल एडमिनिस्टर करते हैं। तो चारकोल बेसिकली क्या करता है, इस एल्कली को क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब एडजॉर्ब करेगा तो वो एल्कलाइड के इफेक्ट को क्या करेगा, एल्कलॉइड के इफेक्ट को क्या करेगा, कम कर देगा। सो चारकोल एंड एल्कलॉइड आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंटागोनिज्म वेयर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अदर ड्रग, ठीक है। सो ये पहला हो गया एग्जांपल इसका। नेक्स्ट एग्जांपल इज केमिकल एंटागोनिज्म। वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल इज केमिकल एंटागोनिज्म। सेकंड, केमिकल antagonism. So basically what happens in chemical antagonism, combined effect of the drug is decreased due to the chemical property. Okay, so combined effect of drug is decreased due to its chemical properties, chemical properties। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हैवी मेटल पॉइजनिंग में जब हम लोग हैवी मेटल्स की जब पॉइजनिंग होती है, हैवी मेटल पॉइजनिंग में जब हम लोग चिलेटिंग एजेंट्स एडमिनिस्टर करते हैं ना, वी एडमिनिस्टर चिलेटिंग एजेंट्स इन हैवी मेटल पॉइजनिंग, चिलेटिंग एजेंट्स, वी एडमिनिस्टर चिलेटिंग एजेंट्स इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। सो ये केमिकल एंटागोनिज्म कैसे हुआ, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, तो चिलेटिंग एजेंट्स जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं, जो हैवी मेटल्स रहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। सो ये फिर उसके टॉक्सिसिटी को क्या करेगा या उसके इफेक्ट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और चिलेटिंग एजेंट्स हेल्प करते हैं हमको हैवी मेटल पॉइजनिंग से रिड ऑफ होने में, ठीक है। सिमिलरली वीक बेसेस लाइक एंटासिड्स used in peptic ulcer, PU, used in PU to get rid of acids, to get rid of high HCl, ठीक है। सो ये एग्जांपल हो गया हमारा किसका, केमिकल एंटागोनिज्म का। Now moving on towards the next type of antagonism that we have is physiological antagonism. What? Third type, that is physiological or functional antagonism. Physiological और functional antagonism, functional antagonism, ठीक है। फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। सो कंबाइंड इफेक्ट और रिस्पॉन्स, इफेक्ट ऑफ
drug is decreased when, or combined effect of the drug is decreased when drug act on different receptors of same physiological function, different receptors of same physiological function, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट रिसेप्टर्स पे तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं, ठीक है। सो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा और ग्लूकागॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करके सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वी हैव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म और आल्सो नोन एज रिसेप्टर एंटागोनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म or also known as a receptor antagonism. Why it is known as a receptor antagonism? Because the drugs acting on the same receptor and producing different effect. Receptor antagonism. Okay, so what happens in pharmacological antagonism or receptor antagonism? The drugs bind to same receptors रिवर्सिबली। कैसे बाइंड करती हैं, सेम रिसेप्टर से रिवर्सिबली बाइंड करेंगी, ठीक है, और क्या करेंगी, फाइनली अपोजिट रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी, ठीक है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, सेम रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेंगे, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और ये बेसिकली कितने टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव और नेक्स्ट होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। ये भी बेसिकली वो एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला जो हमने पहले डिस्कस किया था टॉपिक, उसी के जैसा है। कॉम्पिटिटिव में भी फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो सेम रिसेप्टर पे बाइंड करके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबली बाइंड कर रहे हैं। और कौन कौन बाइंड करता है, एक अगोनिस्ट बाइंड करता है और एक एंटागोनिस्ट बाइंड करता है। इनके एग्जांपल्स को देखते हैं सबसे पहले कि एंटागोनिज्म में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म का या रिसेप्टर एंटागोनिज्म का। कौन सा टाइप देख रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या हो रहा है कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट bind to same receptor reversibly। सेम रिसेप्टर रिवर्सिबली, ओके। सो सेम रिसेप्टर से कैसे बाइंड कर रहे हैं, रिवर्सिबली। एग्जांपल्स देखते हैं। एक अगर मस्कैरिनिक रिसेप्टर की बात करें, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और दूसरा कौन सा हमारा, ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया हमारा, एसिटाइल कोलिन,
एट्रोपिन, नैलोक्सोन, मॉर्फिन। नैलोक्सोन और मॉर्फिन, क्या आ गया? नैलोक्सोन और मॉर्फिन। सो एसिटाइल कोलिन एंड मॉर्फिन, ये क्या है? ठीक है, मस्कार्डिनिक रिसेप्टर पे जो एसिटाइल कोलिन है और जो ओपियोइड रिसेप्टर पे मॉर्फिन है, वो किसका काम कर रहे हैं? ये एगोनिस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एगोनिस्ट अगोनिस्ट का काम कर रहा है, और एट्रोपिन और नैलोक्सोन एंटागोनिस्ट का काम कर रहे हैं। सो दोनों एक ही रिसेप्टर पे, सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं, लेकिन कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंटागोनाइज कर रहे हैं, मतलब डिक्रीज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज्ड इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव में भी ये कौन सा वाला? ये इक्विलिब्रियम वाला भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कौन सा? इक्विलिब्रियम वाला। बेसिकली हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम वाला स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम वाला स्टडी कर रहे हैं अभी। सो इक्विलिब्रियम वाले में क्या होता है कि अगर डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स है तो हम लोग इसको ओवरकम कैसे, अगर इसका जो ग्राफ रहता है, ठीक है, उसमें राइट वर्ड शिफ्ट या पैरेलल शिफ्ट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग अगोनिस्ट का क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, सो एंटागोनिज्म को हम लोग बेसिकली ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस इज आवर अगोनिस्ट, ठीक है, एंड दिस इज एगोनिस्ट प्लस कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कहा था ना मैंने, एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट सेम रिसेप्टर पे क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, याद आया? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट पहले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में जस्ट स्टडी किया था। आर एगोनिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वर्क्स एट सेम रिसेप्टर। तो ये हो गया उनका ग्राफ। क्या हुआ इसमें? लॉग डोज में क्या है? पैरेलल शिफ्ट है। अगर डोज को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एंटागोनिज्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? परसेंटेज रिस्पॉन्स। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम टाइप में होता है कि हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है? ये तो इक्विलिब्रियम टाइप का एग्जांपल हो गया कॉम्पिटिटिव का। अब नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है कि जैसा एंजाइम में भी होता है नॉन इक्विलिब्रियम में, वैसा कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में भी यही सेम चीज होती है कि नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में कि जो फिनॉक्सीबेंजामीन है, जो फिनॉक्सीबेंजामीन है, फिनॉक्सीबेंजामीन वो एंटागोनिस्ट है किसका? एड्रेनालिन का। एंटागोनिस्ट है किसका? एड्रेनालिन का एट अल्फा रिसेप्टर। एंटागोनिस्ट है किसका? एड्रेनालिन का। ठीक है, एड्रेनालिन का किस पे? अल्फा रिसेप्टर पे। किस पे? अल्फा रिसेप्टर पे, एट अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर। सो बेसिकली नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फिनॉक्सीबेंजामीन जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। सो इट कैन नॉट बी ओवरकम, इट कैन नॉट बी ओवरकम। ठीक है, इट कैन नॉट बी ओवरकम। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा? अगर हम लोग और एगोनिस्ट देंगे तो भी ये क्या होगा? फिनॉक्सीबेंजामीन तो उस साइट से, उस प्लेस से हटेगा नहीं और उस रिसेप्टर को छोड़ेगा नहीं। तो जब छोड़ेगा नहीं तो उसमें क्या होगा? बेसिकली उसके कोई चेंज नहीं आएगा। सो नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होता है? द एंटागोनिस्ट फॉर्म strong covalent bond with the same receptor. Strong covalent bond with the same receptor. ठीक है, और दिस बॉन्ड कैन नॉट बी ओवरकम। सो दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंटागोनिज्म। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंटागोनिज्म। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं भाई। अब नॉन कॉम्पिटिटिव तो रिसेप्टर के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिसेप्टर एंटागोनिज्म है। ठीक है, तो ये जुड़ेगा तो रिसेप्टर से, लेकिन ये बेसिकली किस पे जुड़ता है? एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा। किस पे? एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा। एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा तो क्या होगा? एंटागोनिज्म की जो पर्टिकुलर वो रहेगी, स्पेसिफिसिटी रहेगी, वो नहीं हो पाएगी, वो स्पेसिफिक नहीं रह पाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि साइट, बाइंडिंग साइट चेंज हो चुका है। ठीक है, सो एंटागोनिस्ट बाइंड टू अदर साइट, बाइंड टू
other site on the same receptor, receptor सेम रहेगा, सेम रिसेप्टर, ठीक है, ऑन द सेम रिसेप्टर। तो यहाँ क्या है, बेसिकली जो रिसेप्टर है हमारा वो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, दूसरी साइड पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, दूसरी साइड पे बाइंड कर रहा है सेम रिसेप्टर की। और ये इस टाइप का जो एंटागोनिज्म है ये भी ओवरकम नहीं हो सकता, ओके, इट कैन नॉट बी ओवरकम by addition of extra agonist, by addition of agonist। सो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, नीचे आता जाएगा, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज, अगर ये ऐसी कंडीशन, अगर ये हमारा आगोनिस्ट है, ठीक है, एगोनिस्ट है, तो आने वाली कंडीशंस ऐसी रहेंगी सारी, तो जो ग्राफ होगा वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा, ठीक है, और टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस आता जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अगोनिस्ट प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। मॉर्फिन एंड बिकुकुलिन आर द एग्जांपल, मॉर्फिन एंड बिकुकुलिन। मॉर्फिन एंड बिकुकुलिन आर द एग्जाम्पल। तो ये सारे एंटागोनिज्म हो गया हमारा। तो पहला एंटागोनिज्म जो हमने पढ़ा वो फिजिकल पढ़ा, उसमें फिजिकल एंटागोनिज्म में क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है, चारकोल और हमारा जो अल्कलॉइड्स है। फिर केमिकल एंटागोनिज्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, और हैवी मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो फिजियोलॉजिकल पढ़ा, तो एक पर्टिकुलर सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करके लेकिन क्या कर रहे हैं, एंटागोनाइज कर रहा है। एग्जांपल ग्लूकोज एंड इंसुलिन। नेक्स्टली नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म व्हाट डज मतलब इन फिर हमने क्या पढ़ा, रिसेप्टर और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। उसमें क्या हो रहा है, सेम रिसेप्टर पे फंक्शन कर रहे हैं, रिसेप्टर क्या है, सेम फंक्शन कर रहे हैं लेकिन रिवर्सिबली बाइंड कर रहे हैं, मतलब एक अगोनिस्ट बाइंड कर रहा है, एक एंटागोनिस्ट बाइंड कर रहा है। सो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में भी कौन सा, एक इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम, जैसे एंजाइम में हमने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रिसेप्टर के साथ इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, और नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बाइंडिंग होगी, और ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। सो लॉग डीआरसी, log D और रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। सो इसका बेसिकली हमको एंटागोनिज्म को भी स्टडी करने में हेल्प मिलता है। आगे वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली एडवर्स ड्रग इफेक्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग देखेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।